हाय एवरीवन। देखो, एक इडियम्स है कि छोटा मुंह बड़ी बात। तो वही इस वीडियो में आज करने वाला हूँ। हो सकता है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, उसके उन सब बातों के लिए मैं उतना एलिजिबल ही ना हूँ। ये भी हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला भी कि छोटा मुंह बड़ी बात। ठीक है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो चीज़ें मुझे अभी इन सब हालातों को देखकर लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आगे हमारी एसएससी से क्या डिमांड होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि आप भी इस चीज़ से एग्री करो, और ये भी हो सकता है कि आप इस चीज़ से एग्री ना करो, क्योंकि ज़रूरी ही नहीं कि जो मेरा ओपिनियन है वो सही ही हो, या मैं 100% सही हूँ या कितने भी परसेंट सही हूँ। ठीक है, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस चीज़ को आप अपने नज़रिए से, अपने हिसाब से देखिए कि जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि अभी देखो, जो एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, आप ये मानिए कि यूट्यूब पर जितने भी आपके कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने जो सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, जो जनरल इश्यूज़ पे बात करते हैं, उन्होंने सभी ने इस पे वीडियो बनाई हुई हैं, सभी ने इस पर डिस्कशन करा हुआ है। और यहाँ पर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो अभी एक दो दिन से आप देखोगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज़ को कवर कर रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी लोग इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर मेरा ओपिनियन आपको समझ में आता है, आप इस चीज़ को आगे शेयर कर सकते हो। वरना मेरे जो वीडियोज़ हैं, कुछ हज़ार लोग देखते हैं। जब इतना इंडिया में इतने बड़े बड़े लोग सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जब उनकी नहीं सुनी जा रही है, जब वो चीज़ें फोकस में नहीं आ रही हैं, तो मेरी ये वीडियो भी कहीं दब के रह जाएगी। ठीक है। तो बस अपना ओपिनियन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो डिमांड है एसएससी से, उसमें एक छोटा सा कह लो या एक बहुत बड़ा कह लो, जो मुझे लग रहा है अभी के हिसाब से, वो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली फिर मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी शायद इन चीज़ों को लेके एग्री हो सकती है, या एसएससी जो भी चेयरमैन साहब वहाँ पे जवाब दे रहे हैं, जो भी उनकी बातें चल रही हैं, उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम चल ही नहीं रही है, कोई बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, एक दो सेंटर पे प्रॉब्लम चल रही है, उसको वो आने वाले टाइम में सुधार लेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो शायद ये बातें सुनी जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम सीजीएल वालों के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा बेकार टाइम चल रहा है। अभी भाई 12 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं, और अभी पेपर का माहौल बिल्कुल ही नहीं है। अब यहाँ पर बिना देरी किए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो मुझे लगता है अभी के हिसाब से हमें अपना फोकस चेंज करना चाहिए। देखो, मैक्सिमम सभी टीचर्स का, जो बहुत रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, और जो टीचर्स बहुत बड़े टीचर्स हैं, है ना, वो सभी एक ही चीज़ में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो इस चीज़ को लेके दिख रहा है, बैंडर चेंज करने को लेके दिख रहा है कि बैंडर चेंज होना चाहिए, या तो टीसीएस आना चाहिए। और मैक्सिमम यही है कि वापस से टीसीएस लेके आओ। ठीक है। और जो ट्विटर कैंपेन है, सभी चीज़ों से मेन चीज़ यही बाहर निकल के आ रही है कि हमारा जो बैंडर है वो चेंज होना चाहिए। अब देखो, मैं थोड़ा सा ना आपको, जो मुझे लगता है ना, मैं रूट लेवल पर आपको एक दो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। जब कोई भी एक बैंडर साइन होता है, डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, उसके बाद एक बैंडर को फाइनल किया जाता है कि हमारा आप एग्ज़ाम कराओगे, इतने साल से इतने साल तक हम आपको दे रहे हैं। जब आप एक वेंडर डिसाइड करते हो, अब वो वेंडर क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट सेंटर्स को हायर करते हैं, और डिफरेंट सेंटर्स को पहले ही रुपए जा चुके होते हैं, या पहले ही एक जो डॉक्यूमेंट हैं वो साइन हो चुके होते हैं कि भैया तुम्हारा इतने हर महीने का हम तुमको इतने रुपए देंगे, और तुम्हारा जो हम सेंटर ले रहे हैं, या जो तुम्हारा हम इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारी जो बिल्डिंग, जो तुम हमें सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, उसके इतने रुपए जाने हैं। ग्राउंड लेवल पर पूरी एक टीम तैयार की जा रही होती है, अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। कहने का मतलब है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी भी एक सेंटर को, अगर एक वेंडर है, अब इतने सारे सेंटर्स हैं, सभी को रिक्रूट करना, सभी सेंटर्स को अपने अंदर लेके आना कि भाई तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तुम्हारी जो बिल्डिंग है, इसमें हमें इतने सिस्टम दे दो, इतना आप हमें स्टाफ दे दो, आप कहीं से भी लेके आओ, और हम आपके यहाँ एग्ज़ाम कराएंगे। और वो पूरा डॉक्यूमेंट, और उसमें वेंडर भी पैसे दे चुका होता है सभी सेंटर्स को। और यहाँ पर इतने सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स को हर एक चीज़ के यहाँ पर पैसे जा चुके होते हैं। तो वेंडर चेंज होने की पॉसिबिलिटी अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से
बहुत कम लग रही है ना। और ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे फील हो रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बेंडर डिसाइड करने के बाद बहुत खर्चा होता है। और खर्चे को भी अगर हम साइड में रखें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे। जब आप एक बेंडर को फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद बेंडर जब एग्ज़ाम कराने तक पहुंच जाता है, एक तो होता है कि बेंडर डिसाइड हुआ, कुछ दिनों में ही बेंडर को हटा दिया गया। लेकिन बेंडर डिसाइड होने के बाद जब बेंडर एक एग्ज़ाम करा रहा होता है और जब प्रॉब्लम सामने आ रही होती हैं, तो बेंडर भी ये चीज़ कह देता है कि भाई पहली प्रॉब्लम थी, पहला एग्ज़ाम था, हमें इतनी चीज़ें नहीं सोची थी, हमें एटलीस्ट एक मौका और दो। देखो, बेंडर चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है अगर सीजीएल पेपर होता है, और सीजीएल पेपर भी इस तरह से ही होगा तो बेंडर डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन सीजीएल पेपर हो, उस टाइम तक हम ये वेट नहीं कर सकते, हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। एक एक साल से सीजीएल पेपर में बच्चे लगे हुए हैं, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते जिस तरह से फेज 13 पेपर हुआ है उस तरह से सीजीएल पेपर भी हो। तो हमारा जो फोकस है वो अभी बेंडर जो चेंज है हमारा, उसको लेके नहीं होना चाहिए, जो मेरा मानना है। हमारा जो फोकस है वो, मैं यहाँ पर इस चीज़ को मानता हूँ, वो होना चाहिए कि जो स्टेनो का पेपर होने वाला है, जो सीजीएल का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल का पेपर होने वाला है, एमटीएस का पेपर होने वाला है, उसको डिले करना चाहिए, उसको पोस्टपोन करना चाहिए। अब ये एग्ज़ाम कब तक पोस्टपोन करना चाहिए? चाहे भाई आप एसएससी से, हमें ये बोलना चाहिए कि तुम 1 महीने ले लो, 2 महीने ले लो या 3 महीने ले लो, लेकिन ये एग्ज़ाम्स को आप डिले कर दो। और कब तक डिले कर दो? जब तक आप सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 200 किलोमीटर के अंदर दायरे में नहीं दे सकते हो। अगर आप उतने एग्ज़ाम सेंटर्स की व्यवस्था जब तक ना कर लो, जब तक आप 200 किलोमीटर के दायरे में ना दे पाओ, तब तक आप पेपर को क्या कर दो, तब तक आप पेपर को पोस्टपोन कर दो। साथ ही में जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो एग्ज़ाम सेंटर बहुत वाहियात एग्ज़ाम सेंटर हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, जिसमें फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आप उन एग्ज़ाम सेंटर्स को अवॉइड कर दो। उनके साथ जो आपकी डील हुई है वो आप उनके साथ ख़त्म कर दो। अब देखो, यहाँ पर अगर आप वेंडर चेंज करने की बात करते हैं तो जितनी भी एग्ज़ाम सेंटर्स के साथ डील हुई है वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ कौन से सेंटर चेंज करने हैं? जिनकी व्यवस्था बहुत ख़राब है, जो एग्ज़ाम सेंटर्स जंगलों में बने हुए हैं, जहाँ पर नीचे मैरिज हॉल है, ऊपर आप एग्ज़ाम करा रहे हो, नीचे कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, ऊपर बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम एटलीस्ट इतने, ऐसे कितने एग्ज़ाम सेंटर होंगे? 20 होंगे, 25 होंगे। इतना लॉस तो आप बियर कर ही सकते हो। तो अगर आप 20, 25, 50 सेंटर्स को, जो आपके 2 पैसे के सेंटर हैं, जो वाहियात सेंटर हैं, जो बेकार सेंटर हैं, जहाँ पर बच्चा एग्ज़ाम सेंटर देख के कह रहा है यार ये एग्ज़ाम सेंटर है, आपने कहीं गाँव में दूर जाके जंगलों में सेंटर बना दिए, ठीक है, वहाँ पर कुछ बच्चों की ही फैसिलिटी है, वहाँ पर बैग रखने की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की नहीं है, पानी अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, वॉशरूम्स आपके अच्छे नहीं हैं। तो आप एटलीस्ट उन एग्ज़ाम सेंटर्स को के साथ जो आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप कैंसिल करके जो अच्छे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनके साथ कंटिन्यू करो। ऐसी बात नहीं है कि सारे एग्ज़ाम सेंटर्स ख़राब हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स अच्छे भी हैं, आप उनके साथ कंटिन्यू करो। साथ में कुछ नए एग्ज़ाम सेंटर्स को आप हायर करो, जो बेसिकली हमको सारे एग्ज़ाम सेंटर्स ऐसे चाहिए जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लैब अच्छी हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, और फैसिलिटी, बैग रखने की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें डिसेंट होनी चाहिए। बच्चा आपको पैसे दे रहा है, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, बस बच्चे का भविष्य डिपेंड है, बच्चे के आने वाले 50-60 साल आपके एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर 200 किलोमीटर के अंदर देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको और एग्ज़ाम सेंटर्स को अपने अंदर मिलाना होगा, और अच्छे एग्ज़ाम सेंटर्स लेके आने पड़ेंगे, और एग्ज़ाम सेंटर आपको बिल्डअप करने पड़ेंगे। और भाई वो रातों रात तो होते नहीं है, आप सीजीएल भी कराने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सीजीएल एग्ज़ाम और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने हैं एसएससी के इस साल, हर एग्ज़ाम को डिले करो। चाहे आप 1 महीने करो, चाहे 2 महीने करो, चाहे 3 महीने करो, लेकिन डिले करो। जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनको सुधारो, जो लैब्स हैं उनको सुधारो, जो आपका स्टाफ है, जो यहाँ पर आपका इन्विजिलेशन करता है, आरएम रजिस्ट्रेशन मैनेजर होता है, उनको अच्छा लेके आओ। बच्चे 12th कर करके, जो 12th कर रखा है बच्चे, वो उनको आपने इन्विजिलेटर बना रखा है, उनका बिहेवियर सही होना चाहिए, एटलीस्ट उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। अगर इन्विजिलेटर कोई इन्विजिलेशन कर रहा है, वहाँ पर कोई आरएम है, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एटलीस्ट उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखो। और आज के टाइम में प्राइवेट स्टाफ मिलना बहुत आसान है, आपको हर जगह देखो, आप जहाँ भी सेंटर है वहाँ आसपास
आपको स्टाफ बहुत आराम से, जो सब स्टाफ है, जो अच्छा स्टाफ है, बहुत आराम से मिल जाएगा। अब आप चाहोगे कि आप 300-300 रुपये पर डे पे, तो वो तो फिर आपको मजदूरी मिलेंगे ना। अगर आपको एक पढ़ा लिखा एक अच्छा, अब सेंटर्स भी इसमें बदमाशी करते हैं। बेंडर सेंटर्स को पैसा देता है सपोज 1,500 रुपये, 1,000 रुपये के, इतना तुम्हें पर डे देना है इन्विजिलेटर को। लेकिन यहाँ पर सेंटर वाले भी बदमाशी करते हैं। सेंटर वाले उसमें से भी पैसा खा रहे होते हैं। एक तो एसएससी जितना पैसा दे रहा है बेंडर को, बेंडर खा रहा है। फिर बेंडर जो सेंटर को दे रहा है, सेंटर भी पैसे खा रहा है। वो स्टाफ बेंडर सेंटर वालों को पैसा दे रहा है सपोज एक इंसान हायर करने का 1,000 रुपये। अब यहाँ पर सेंटर वाले खरीद लेके आ रहे हैं उन्हें 400-400, 500-500 रुपये में। तो भाई अपना स्टाफ सुधारो, और एटलीस्ट अपने स्टाफ के साथ हर एक सेंटर पे मीटिंग होनी चाहिए कि कैसे बिहेवियर करना है। उन्हें समझाना चाहिए कि भाई जो कैंडिडेट आ रहे हैं ना, वो आपसे भी होशियार हैं, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करके आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको उस तरह से ही बिहेव करो। आप इन्विजिलेटर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो वाला रोल अदा मत करो कि जैसे कॉलेज में, स्कूल में जब जो टीचर्स होते थे वो हमारे एग्जाम को इन्विजिलेटर कर रहे होते थे, तो वो सच में टीचर्स होते थे। भाई तुम जस्ट इन्विजिलेटर हो और अपने आप को वहीं तक सीमित रखो। और आपको कैसे कैंडिडेट से बिहेव करना है, किस तरह से बातें करनी है, वो एक अपने स्टाफ को, जो आपके हर एक सेंटर्स पे पर्टिकुलर मीटिंग के साथ उन सब चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, ठीक है। और अभी जो ये रिपीटेशन हो रहे हैं सेम क्वेश्चंस के, इनको तो कम्प्लीटली अवॉइड करो। 1-2 क्वेश्चन रिपीट होता है वो चलता है, वो टीसीएस भी करता था, ठीक है। और साथ में जो आपका मेन प्रॉब्लम जो टेक्निकल ग्लिच है, भाई देखो, जब पेपर देने जाते हो ना आप, सपोज 30 मिनट का आपका पेपर हो गया और 5 मिनट के लिए आपका सिस्टम बंद हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो ये मत सोचो। कभी कभी मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आपका ये 5 मिनट ऐड नहीं होते, आपको 30 मिनट यहाँ थे तो 30 मिनट यहाँ पे मिलेंगे अगर आपका 1 घंटे का पेपर है। लेकिन जब ये 5 मिनट का जब गैप हो जाता है ना, ये पूरे पेपर की ऐसी तैसी कर देता है, पूरा पेपर बिगाड़ के रख देता है। तो भाई देखो, टीसीएस में भी आपका यहाँ पर ग्लिच होते थे, टीसीएस में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन ना के बराबर थी। मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने टीसीएस में जॉब किया हुआ है एज अ आईटी मैनेजर, और मैं आईटी मैनेजर सेंटर पे ही था जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो वहाँ भी हमने प्रॉब्लम फेस की है। वहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि कभी पूरी एक शिफ्ट 1-1 घंटे डिले हो गई थी, ठीक है। ऐसा एसएससी एग्जाम्स की नहीं, क्योंकि टीसीएस बहुत सारे एग्जाम करा रहा होता है। तो देखो, चीज़ें हर जगह प्रॉब्लम होती हैं, ग्लिचेस हर जगह होती हैं, टेक्निकल इशू टीसीएस में भी आते हैं। वहाँ भी हम देखते थे कि बच्चों का कभी कभी यहाँ पे क्या होता था, पेपर दे रहे हैं, सेंड कोई सिस्टम बंद हो जाता था, लेकिन वो ना के बराबर होता था। ऐसा नहीं है कि हर दिन हो रहा है या हर शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, 100% टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन 99% प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। जो अभी बच्चे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, माउस काम नहीं कर रहे, भाई आप थोड़ा इन्वेस्ट करो। माउस अगर पूरा सिस्टम देखो, पता नहीं किस तरह से काम कर रही हैं। जब मैं टीसीएस में था, तो टीसीएस एक, अगर कोई नया पेपर हो रहा है तो पहले मॉक चलता था, मतलब खाली लैब हो रही होती थी, सभी इन्विजिलेटर को बुलाया जाता था और मॉक चल रहा होता था। उसमें सारी चीज़ें चेक हो रही होती थी, सॉफ्टवेयर चेक हो रहा होता था, माउस चेक हो रहे होते थे, कीपैड चेक हो रहे होते थे। सारी चीज़ें चेकआउट होने के बाद काम चालू हो रहा होता था, अगले दिन वो एग्ज़ाम हो रहा होता था। सपोज जैसे एसएससी का एग्ज़ाम शुरू होना है या बैंक का एग्ज़ाम शुरू होना है, यूजीसी का एग्ज़ाम शुरू होना है, तो पहले मॉक चलता था, देखा जाता था कि सिस्टम स्मूथली काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट आप पहले मॉक तो रन करो, सैटरडे संडे एग्जाम ना करा के सैटरडे संडे मॉक रन करो। कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ और दिक्कत आ रही है, सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट करो। और अभी ये जितनी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व आउट करने में आपको टाइम लगता है, वो टाइम ले लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वेंडर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मत करो। हम बच्चे या हम टीचर्स को क्या चाहिए, हमको बस एक ही चीज़ चाहिए कि बच्चे का पेपर अच्छे से होना चाहिए, चाहे वो एडीक्यूटी कराए चाहे वो टीसीएस कराए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लैब्स अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए। अब वो कोई भी कराए, चाहे आपको एडीक्यूटी को चेंज नहीं करना, मत कीजिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट 99% प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व आउट करो। और अगर आप 99 प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व आउट करने को लेकर जितना भी आपको टाइम लगता है, चाहे आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना, एटलीस्ट उसको डिले कर दो। और आपसे एसएससी से एक गुजारिश है मेरी यहाँ पर कि भाई सीजीएल का पेपर 13 तारीख को नहीं होना चाहिए। सीजीएल का पेपर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं है माहौल, और बहुत ख़राब टाइम है। एटलीस्ट आप पोस्टपोन कर दो, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना आपको समय लेना है प्लीज़ ले लो, लेकिन ये जो आपका एग्ज़ाम है इसको आपको पोस्टपोन करना चाहिए। और यही हमारी जो डिमांड है, जो मैंने इस वीडियो में बताई। अभी जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट होना है टीचर्स का,
मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को भी इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। अगेन छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनका 1/1000 भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप और लोगों तक इसे पहुंचा सकते हो, तो आप ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि बहुत कम लोग इस वीडियोज़ को देखते हैं मेरे, ठीक है। 1000 लोग देखेंगे, कुछ हज़ार लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों तक ये पहुंचेगी। बाद बाकी का ये वीडियो कहीं दब के रह जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी जो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें अगर फोकस करें अभी सिर्फ सीजीएल पोस्टपोन्ड पर या अपकमिंग एग्जाम पोस्टपोन्ड पर, तो वो शायद हो सकता है ऐसे। लेकिन हमारा मेन फोकस जो एडिक्यूटिव को हटा के हमें अभी पोस्टपोन्ड पे करना चाहिए। एसएससी को ही बोलना चाहिए कि भैया तुम टाइम ले लो, लेकिन चीज़ों को सुधार दो, ठीक है। ये मेरी तरफ से था, ये मेरा ओपिनियन था। आप अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका जो राय है, जो ओपिनियन है, आप एग्री करते हो, आप एग्री नहीं करते हो, या आप कुछ एडिशनल बताना चाहते हो, तो वो अपना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, आप उसमें अपनी बात को रख सकते हो।